ई कंटेंट योजना अंतर्गत आज हम प्रस्तुत वीडियो में कक्षा बीए द्वितीय वर्ष विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र पाठ्य पुस्तक 7 एकांकी संग्रह में संकलित भोर का तारा एकांकी, जिसके एकांकीकार या लेखक है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा विरचित ये एकांकीय है। पिछले वीडियो में हमने भोर का तारा एकांकी का सारांश या मूल भाव और इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर का जीवन परिचय और साथ में प्रस्तुत एकांकी है उसके प्रमुख 3 गद्यांश हम अध्ययन कर चुके हैं। आगे हम चौथा जो गद्यांश है उससे आज प्रस्तुत वीडियो में चौथा गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या प्रारंभ करेंगे है। तो मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर, और जिस कंटेंट की हम चर्चा कर रहे हैं प्रस्तुत वीडियो में, यह कंटेंट या विषय वस्तु महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए पार्ट सेकंड ईयर हिंदी लिटरेचर सेकंड क्वेश्चन पेपर में ये सम्मिलित है। 7 एकांक की जो पाठ्य पुस्तक है ये बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी के द्वितीय प्रश्न पत्र में ये सम्मिलित है, संकलित है। और चौथा गद्यांश है उसको पहले हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो बीए द्वितीय वर्ष की छात्राएं कृपया करके प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, इसका विवेचन विश्लेषण करें और तदुपरांत प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कोताही न बरतें। धन्यवाद। चौथा गद्यांश है इस एकांकी का, जो प्रमुख गद्यांश है उसको पहले हम पढ़ते हैं। कविता तुम्हारे सूने दिलों में संगीत भरती है, स्त्री भी तुम्हारे उबे हुए मन को बहलाती है। पुरुष जब जीवन की सूखी चट्टानों पर चढ़ता चढ़ता थक जाता है तब सोचता है चलो थोड़ा मन बहलाव ही कर लें। स्त्री पर अपना सारा प्यार, अपने सारे अरमान निछावर कर देता है, मानो दुनिया में और कुछ हो ही नहीं। और उसके बाद जब चांदनी बीत जाती है, जब कविता भी नीरव हो जाती है, तब पुरुष को चट्टानें फिर बुलाती हैं और वह ऐसे भागता है मानो पिंजड़े से छूटा हुआ पंछी। और स्त्री के लिए फिर वही अंधेरा, फिर वही सूनापन। अब हम इस गद्यांश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। व्याख्या के जो 4 सोपान होते हैं, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ, कलात्मक सौंदर्य या साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण है, उसके आधार पर इसकी हम समीक्षा करते हैं। तो पहले हम प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ निहारते हैं, देखते हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण या गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक 7 एकांकी संग्रह में संकलित हिंदी के अच्छे प्रतिष्ठित एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित या लिखित एकांकी भोर का तारा शीर्षक से अवतरित है, उद्धृत है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रसंग में प्रस्तुत गद्यांश में लेखक या एकांकीकार क्या कहना चाहता है। प्रस्तुत गद्यांश में शेखर ने छाया को बताया
कि तुम्हारे गान, तुम्हारी प्रेरणा, तुम्हारे प्रेम के बिना मैं कविता नहीं कर सकता। छाया में और शेखर में आपस में डिस्कस चल रहा है, संवाद चल रहा है। तो शेखर छाया को बताता है, या उसने बताया कि तुम्हारे गान, तुम्हारे गीत, तुम्हारे गाने, तुम्हारी प्रेरणा, तुम्हारे प्रेम के बिना मैं कविता नहीं कर सकता। मेरी कविता तुम ही हो, मेरी कविता तुम ही हो। तब छाया कहती है कि प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री एक कविता है। इसी क्रम में यह अवतरण छाया का कथन है। छाया शेखर को क्या कहती है, आगे हम अगला जो व्याख्या का सोपान है भावार्थ, उसमें हम देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में छाया शेखर से कहती है कि कविता अपने अंदर समरसता का भाव समाये रखती है। कविता अपने अंदर समरसता, और समरसता क्या है? समरसता जीवन के अंदर सुख और दुख समान रूप से आते रहते हैं। दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख का आगमन होता रहता है। यही समरसता है। यानी जीवन में दोनों का समान रूप से होना आवश्यक है। ज़्यादा सुख से भी व्यक्ति का जीवन नीरस हो जाता है, और ज़्यादा दुख से भी क्या है, जीवन नीरस हो जाता है। इसलिए समरसता, समान रूप से सुख और दुख जीवन में आते रहने चाहिए, जिससे जीवन सरस बना रह सकता है। वह अपनी सरसता से शुष्क हृदयों में संगीत भरती है। कविता क्या है? अपनी सरसता से शुष्क सूखे हृदयों में संगीत भरती है, उन्हें आनंदित करती है। कविता की तरह स्त्री भी मनुष्य के शुष्क हृदय को अनुरंजित करती है, उसको प्रसन्नचित्त बना देती है। जब मनुष्य काम करते करते थकान महसूस करने लगता है, तब वह अपने मन को बहलाने के लिए सोचने लगता है। उस समय उसके मन का झुकाव स्त्री की ओर हो जाता है, स्त्री की ओर चला जाता है। तब नारी हृदय में स्थित कोमलता उसके मन में संगीत की सी थरकन पैदा करती है। एक हलचल, एक स्पंदन, एक स्फुरण उसके हृदय के अंदर क्या है, वो उत्पन्न कर देती है। वह थका हुआ मनुष्य उस समय नारी के आंचल में, उसके आगोश में, उसके सानिध्य में अपने आप को खो देना चाहता है। उस समय वह अपना सारा प्यार, अपनी सारी इच्छाएं और सारी भावनाओं को नारी के सामने उड़ेल देता है। उस समर्पण की बेला में वह समझता है कि दुनिया में यदि कहीं कुछ है और कोई वास्तविकता है, तो वह नारी का हृदयस्थ प्यार है। हृदय में स्थित जो प्यार है वो है। लेकिन यह स्थिति हमेशा नहीं बनी रहती है, ये कंटिन्यूस नहीं रहती है। समय के साथ साथ जवानी का जोश कम हो जाता है, और फिर धीरे धीरे नीरवता छाने लगती है। उस काल में मनुष्य स्त्री से उसी प्रकार अलग होने का आकांक्षी हो जाता है, जिस प्रकार से पिंजरे से मुक्त हुआ पंछी खुले वातावरण में भागने की इच्छा कर स्वतंत्रता भोगना चाहता है। उस समय उसके भागने का कारण यह नहीं होता है कि वह अपनी प्रिया से ऊब गया होता है, बल्कि यह होता है कि सांसारिक कर्मों और कर्तव्यों की मांग उसे अपनी ओर बुलाने लगती है। ऐसा नहीं है कि हर समय वो स्त्री के आगोश में, उसके हृदय में ही पड़ा रहता है। अरे जब बुलावा आता है, उसको कर्तव्य पथ पे जाना पड़ता है, तो वो एक पिंजरे का पंछी है, वो छोड़ता है पिंजरे को। उसी प्रकार से क्या है, वो सब कुछ छोड़ करके अपने कर्म पथ पर निकल पड़ता है। उस स्थिति में नारी अकेली रह जाती है। उस दरमियान
और सूनापन उसके आगे छा जाता है, उसके जीवन में फिर सूनापन आ जाता है। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है जो मैंने स्पष्ट कर दिया है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण या इसका कलात्मक सौंदर्य या टिप्पणी या फिर इसमें क्या कुछ विशेष है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में इस सांसारिक जीवन में पुरुष के लिए नारी का जो महत्व है, नारी पुरुष की क्या है, अर्धांगिनी है, और नारी का जीवन में बेहद महत्व है, उस पर इस गद्यांश में प्रकाश डाला गया है तथा स्त्री के माध्यम से कविता के महत्व को, कविता के प्रभाव को स्पष्ट किया गया है। साथ ही पुरुष की स्वार्थी प्रवृत्ति पर व्यंग किया गया है कि मनुष्य या पुरुष कितना स्वार्थी होता है। और प्रस्तुत गद्यांश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शारीरिक परिश्रम करने, समस्याओं से जूझने के लिए मन का स्वस्थ रहना भी आवश्यक है, और कविता मन या दिल को प्रसन्न स्वस्थ रखने का महत्वपूर्ण साधन है। कविता का यह महत्व कम नहीं है। और प्रस्तुत गद्यांश में छाया ने अपने कथन के माध्यम से कविता और स्त्री की तुलना की है और समय की प्रबलता की ओर संकेत किया है कि समय बहुत ही प्रबल होता है, उसको बदलने में देर नहीं लगती है। और प्रस्तुत गद्यांश की या अवतरण की भाषा सरस, भावानुकूल, शैली भावात्मक एवं व्यंग्यपूर्ण है तथा कथ्य के अनुरूप है। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध, लेखक या एकांकीकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में, अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब अगला हम 5वां जो गद्यांश है उसको पहले पढ़ते हैं, फिर उसकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। सुनो तो, मेरे लिए तो जीवन में ऐसी सूखी चट्टानें थोड़ी ही हैं। मेरी कविता ही मेरी हरी भरी बाट का है। मैं उसे प्यार करता हूँ क्योंकि मुझे उसमें सौंदर्य दिखता है। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे हृदय में सौंदर्य दिखता है। जिस रोज़ मैं तुमसे दूर हो जाऊँगा, उस रोज़ मैं सौंदर्य से दूर हो जाऊँगा, अपनी कविता से दूर हो जाऊँगा। कुछ रुककर मेरी कविता मर जाएगी। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के जो 4 सोपान होते हैं उसके आधार पर इसकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे, इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो नंबर 1 इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक 7 एकांकी संग्रह में संकलित जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित या लिखित भोर का तारा शीर्षक एकांकी से अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में यह शेखर का कथन है। छाया का मानना है कि स्त्री पुरुष के लिए मन वैलाव का साधन है, मन को प्रसन्न करने के लिए एक साधन मात्र है, लेकिन शेखर ऐसा नहीं मानता है। शेखर इस बात का प्रतिवाद करता है, प्रतिरोध करता है। इसलिए वह कहता है कि मुझे एक दिन छोड़कर चली जाओगी। छाया शेखर की बात को नहीं मानती है। अब प्रस्तुत गद्यांश में शेखर क्या कहता है, तो अब हम इसका व्याख्या का जो 3रा सोपान है, इसका भावार्थ है, उसका जो सरल अर्थ है, भावार्थ है, उसको हम देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में शेखर कहता है कि छाया मेरी बात सुनो कि मेरे लिए जीवन में ऐसी सूखी चट्टानें थोड़ी ही हैं जिन पर चढ़ता हुआ मनुष्य थक जाता है
और मन बहलाव के बारे में सोचने लगता है। मेरी कविता जो मेरे द्वारा रची जाती है वही मेरे जीवन के लिए हरी भरी वाटिका है, हरा भरा बगीचा है, उद्यान है, फुलवारी है। मैं अपनी कविता से प्यार करता हूँ, मैं अपनी जो कविता है उससे बेहद प्यार करता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी कविता में सौंदर्य के दर्शन होते हैं। और दरअसल में मनुष्य कविता को सुन कर के, उसको पढ़ कर के उसका मन गदगद हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। जिस तरह मैं अपने सौंदर्य से परिपूर्ण कविता से प्यार करता हूँ, ठीक उसी प्रकार मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ, क्योंकि मुझे कविता की भांति ही तुम्हारे हृदय में सौंदर्य दिखलाई देता है, क्योंकि आपका हृदय सौंदर्य का अथाह भंडार है। आपके हृदय में सौंदर्य स्थित है और उस सौंदर्य को निहार करके, उस सुंदरता को देख करके मेरा मन गदगद हो जाता है, प्रसन्नचित्त हो जाता है। शेखर इसी संदर्भ में छाया से आगे कहता है कि तुम्हारे प्रति सौंदर्यानुभूति होने के कारण जिस दिन मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा, विलग हो जाऊंगा, बिछड़ जाऊंगा, उस दिन मैं सौंदर्य से भी दूर हो जाऊंगा। छाया, मैं उस दिन सौंदर्य से भी क्या है, अलग थलग हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे मन में अनासक्ति अर्थात निराशा का भाव जागृत हो जाएगा। इसका परिणाम यह होगा कि मैं कविता से भी दूर हो जाऊंगा, अर्थात मेरी कविता भी मर जाएगी। तो ये इस गद्यांश का सार है या इसका भावार्थ है, इसका सरल अर्थ है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का साहित्यिक या सामाजिक विश्लेषण या कलात्मक सौंदर्य उसको देखते हैं। प्रस्तुत या उक्त गद्यांश में लेखक ने चित्रण किया है कि कवि भावुक होता है, सौंदर्य प्रेमी होता है। यही सौंदर्यानुभूति उसके हृदय में कविता का जागरण करती है, कविता को जागृत करती है, उद्धृत करती है। अब जब भावुक नहीं होगा तो कविता कैसे उसके हृदय में उत्पन्न होगी? तो ये स्वाभाविक है कि कवि को भावुक होना चाहिए, तभी जाकर के उसके हृदय से कविता फूटती है, उत्पन्न होती है। शेखर का कथन छाया के प्रति इन्हीं भावनाओं से जुड़ा हुआ है और उक्त गद्यांश की भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली हिंदी है तथा शैली में भावात्मकता विद्वान है और उक्त गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध लेखक या एकांकीकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब अगला हम पद्यांश या गद्यांश गद्यावतरण को पढ़ते हैं, फिर व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। यह काव्य बड़ी लगन का फल है। कल मैं इसे सम्राट की सेवा में ले जाऊंगा और फिर जब मैं उस सभा में इसे सुनाना आरंभ करूंगा तब सारी उज्जैनी की आंखें मेरे ऊपर होंगी। महाकाव्य उस समय सम्राट गदगद हो जाएंगे और मैं कवियों का सिरमौर हो जाऊंगा। अब हम इस गद्यांश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर सप्रसंग व्याख्याएं करते हैं। तो नंबर 1 इसका गद्यांश है, उसका पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण या गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक 7 एकांकी संग्रह में संकलित जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित भोर का तारा एकांकी से लिया गया है, उद्धृत है, अवतरित है। तो ये इसका संदर्भ हो गया। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं, प्रसंग को निहारते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में कवि शेखर ने छाया से प्रेरणा पाकर भोर का तारा नामक महाकाव्य की रचना की है।
वह उस महाकाव्य को छाया को दिखाकर उसके संबंध में बतलाता है, चर्चा करता है, वार्तालाप करता है। उसी क्रम में यह शेखर का कथन है। और शेखर प्रस्तुत पद्यांश में क्या कहता है उसको हम व्याख्या का जो तीसरा सोपान है, भावार्थ है, उसमें इसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में शेखर छाया से कहता है कि इस महाकाव्य की रचना मैंने तुमसे प्रेरणा पाकर की है। आपके मार्गदर्शन में, आपकी प्रेरणा से ये काव्य का सृजन मैंने किया है। यदि आपकी प्रेरणा मुझे नहीं मिलती तो मैं इस कृति को या इस काव्य का सृजन नहीं कर पाता। यह महाकाव्य मेरी लगन का सुफल है, परिणाम है। मैं इस महाकाव्य को ले जाकर सम्राट स्कंदगुप्त की सेवा में प्रस्तुत करूँगा, उनको प्रदान करूँगा और उनकी आज्ञा पाकर इस महाकाव्य को उनके समक्ष, उनके सामने उस भरी सभा में पढ़कर सुनाना प्रारंभ करूँगा। तो उस समय मेरे इस महाकाव्य को सुनकर पूरी सभा ही गदगद नहीं हो जाएंगी, बल्कि संपूर्ण उज्जैनी में मेरे द्वारा रचित श्रेष्ठ महाकाव्य के कारण मेरी प्रशंसा होगी, मेरी मान बढ़ाई होगी। सभी लोग मुझे सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, मेरा सम्मान करेंगे। इतना ही नहीं, मेरे द्वारा रचित इस महाकाव्य को सुनकर सम्राट भी गदगद हो जाएंगे, प्रसन्नचित्त हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, क्योंकि कविता के अंदर ये करिश्मा होता है। और मैं उनकी आंखों का तारा बनकर राज दरबार के कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि बन जाऊंगा। उसका परिणाम यह होगा कि सम्राट के द्वारा मैं राज का महाकवि घोषित कर दिया जाऊंगा, मैं राज कवि से सुशोभित हो जाऊंगा। इससे मेरा यश फैलेगा तथा मेरा नाम प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। यह मेरे लिए सबसे बड़ी गौरव की बात होगी। मेरी गरिमा है, मेरा गौरव है, उसमें चार चांद लग जाएंगे। मुझे प्रशंसा के साथ साथ लगन और मेहनत का सुपरिणाम मिल जाएगा। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है। अब हम इसका सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण या इसका कलात्मक सौंदर्य या इसमें जो कुछ खास है, कुछ विशेष है, उसके बारे में देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में शेखर अपने द्वारा रचित भोर का तारा महाकाव्य के बारे में कवि हृदय की कामनाओं की आशा भरी व्यंजना हुई है तथा शेखर महाकाव्य की रचना कर छाया के समस्त भविष्य की सुंदर कल्पनाओं में खोकर महाकवि बनने के सपने को देखने लगता है। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सरल, वर्णनात्मक एवं भावात्मक है तथा भाषा शैली सहज सरल सुबोध लेखक या एकांकीकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब अगली हम साथ में जो व्याख्या या परीक्षा की दृष्टि से या व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो गद्यांश है उसको पढ़ते हैं। सातवां गद्यांश। सारा पंचनद आज उसके भय से कांप रहा है। एक के बाद एक गांव जल रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, अत्याचार हो रहा है। शीघ्र ही सारा आर्यवर्त पीड़ितों के हाहाकार से गूंजने लगेगा। शेखर, छाया मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, नई भीख मांगता हूँ। सम्राट स्कंदगुप्त की देश की इस संकट में मदद करो, सहायता करो। तो ये गद्यांश है। अब हम इसका व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी 100% व्याख्या करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक 7 एकांकी संग्रह में संकलित
जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित भोर का तारा शीर्षक एकांकी से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इस गद्यांश का, या यूँ कहें कि इस गद्यांश का प्रसंग है, उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में शेखर और छाया के पास माधव आकर कहता है कि हूणों के सरदार तोरमान ने, हूणों का सरदार था तोरमान, ने देश पर आक्रमण कर दिया है। ऐसी स्थिति में देश रक्षा की भावना का प्रसार नितांत अपेक्षित है। देश की रक्षा करना सबका पहला कर्तव्य होता है। इसलिए माधव याचना करता है कि शेखर कविता रचकर देश के कोने कोने में ओजस्वी भावना का संचार करे, प्रसार करे। इसी बात का प्रस्तुत गद्यांश में जिक्र किया गया है, चर्चा की गई है। अब हम इसका जो भावार्थ है उसको देखते हैं। माधव, प्रस्तुत गद्यांश में माधव शेखर से कहता है कि हूणों के सरदार तोरमान ने देश पर आक्रमण करके तक्षशिला को रोन डाला है, उसको उजाड़ दिया है, उसको तहस नहस कर दिया है। उसकी सेना की क्रूरता से सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ है। संपूर्ण पंजाब प्रांत आज उसके आतंक से थरथर कांप रहा है। उसने चारों ओर आतंक फैला दिया है, सब चीज़ को नष्ट करने पर तुला हुआ है। तोरमान अपनी सेना को लेकर के सारा पंजाब और तक्षशिला है उसको तहस नहस करने पर तुला हुआ है। उसने अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया है। उसकी सेना के द्वारा एक गांव के बाद दूसरे गांव जलाया जा रहा है। हत्याएं लगातार हो रही हैं, देशवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। स्थिति यह होने लगती है, यह होने वाली है कि शीघ्र ही आर्यव्रत पीड़ितों के हाहाकार से गूंजने लगेगा। इस विपरीत परिस्थिति को देखकर शेखर मैं तुम्हारे पास आया हूँ और तुमसे चाहना या अपेक्षा करता हूँ कि तुम इस विपरीत परिस्थिति में सम्राट स्कंदगुप्त की, इस गुप्त साम्राज्य की और अपने देश की पूरी तरह से ओजस्वी कविता लिखकर रक्षा करो। लोगों का आह्वान करो जिसमें हमारे योद्धाओं में देश रक्षा का एक नया जोश जाग सके। यही मैं तुमसे भीख मांगता हूँ और यही मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है। अब हम इस गद्यांश का सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण, या यूँ कहें कि इसका जो कलात्मक सौंदर्य है उस पर दृष्टिपात करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में माधव शेखर से याचना करना चाहता है कि कभी होने से शेखर ऐसी याचना करे, ऐसी ओज में ही कविता रचकर लोगों को सुनाए ताकि उससे देशभक्ति का भाव जागे तथा लाखों लोग अपने राजा की सहायता के लिए आगे आ जावें और अपने देश की रक्षा के कार्य में जुट जावें तथा शेखर को श्रेष्ठ कवि तथा माधव को श्रेष्ठ देशभक्त बताया जा सके। पक्ष में उत्तर सीमा से हूणों के आक्रमण का उल्लेख इतिहास सम्मत घटना व्यंजित हुई है और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा सहज, सरल, सुबोध, प्रभावपूर्ण, संप्रेष शैली आवेगपूर्ण एवं मनोभाव अभिव्यंजक है तथा उक्त गद्यांश की भाषा सहज, सरल, सुबोध लेखक या एकांकीकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। तो आज इतना ही। मैं पुनः विद्यार्थियों से या छात्राओं से या बीए द्वितीय वर्ष के समस्त विद्यार्थियों से, स्टूडेंट से
आग्रह करता हूं कि प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, इसका विवेचन विश्लेषण करें। मैंने इसमें अच्छा कंटेंट प्रस्तुत किया है, विषय वस्तु प्रस्तुत की है। धन्यवाद। आज इतना ही। आगे अन्य जो प्रमुख गद्यांश हैं उनके अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।